डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आर्थर है और मैं यूनाइटेड किंगडम का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 13 साल है और अभी मैं स्टूडेंट हूँ। और एक स्टूडेंट की ज़िंदगी ऐसी ही तो होती है, पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान लगाओ। आपके माँ बाप आपसे हमेशा यही कहते रहते हैं। आप जब खेल रहे हों तब भी यही कहा जाता है, खेलने में ध्यान मत लगाओ, पढ़ने में ध्यान लगाओ। जब आप पढ़ रहे हों तब भी यही कहा जाता है, अपनी आंखें इधर उधर मत करो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। और स्कूल में भी यही कहा जाता है, कुछ करो मत, बस पढ़ो। और सारी ज़िंदगी ऐसा लगने लगता है जैसे पढ़ाई ही है जो है, बाकी कुछ नहीं है। मैं भी कुछ इसी तरह का हूँ। भले ही क्लास में मेरे नंबर काफ़ी अच्छे आते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी आंखों में इज्जत कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी क्लास में बस जो भी फर्स्ट आ जाता है उसकी इज्जत बढ़ती है, बाकी सब कमतर ही नज़र आते हैं। लेकिन पढ़ाई बाद में किसी को याद नहीं रहती, याद रहती है तो दोस्ती। मेरे भी 3 ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं और हम इकट्ठे होकर बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। यही तो उम्र है मस्ती करने की, इसलिए हम जब स्कूल से आते हैं तो बड़ी देर लगाते हैं घर तक पहुंचने में। रास्ते में कोई पेड़ आ जाए तो फल तोड़ने लगते हैं, किसी को तंग करने लगते हैं, हम खेलने लगते हैं और कभी कभी 2-3 घंटे खेलने में निकाल देते हैं। और जब घर पहुंचते हैं तो डांट पड़ती है। अब डांट खाना अच्छा है, दोस्तों के साथ बिताया हुआ समय तो याद रहता है। हम ढीठ हो चुके हैं। इस तरह समय बीतता जा रहा था और दोस्तों के साथ मस्ती बढ़ती जा रही थी। और ये अक्टूबर का महीना था और हैलोवीन आने वाली थी। हम दोस्तों ने पहले से ही तैयारी करके रखी थी कि हम अच्छी अच्छी कॉस्ट्यूम्स डालकर जाएंगे, टिको ट्रीट मांगेंगे। यहाँ टिको ट्रीट यानी कि घर से कैंडीज़ मांगना। आसपास जितने भी घर हैं अच्छी अच्छी कैंडीज़ को तैयार करके रखते हैं। हम जैसे बच्चे जब आएंगे मांगेंगे तो वो उन्हें देंगे। मैंने लगभग 1.5 महीने से तैयारी करना शुरू कर दिया था। मैं एक कंकाल मानव बनना चाहता था और एक कंकाल मानव की कॉस्ट्यूम बनाना बहुत मुश्किल भरा काम होता है। एक काले रंग की ड्रेस लेनी पड़ती है, उस पर कंकाल बनाना पड़ता है। अब अंधेरे में वो चमकना भी चाहिए, तभी तो लोगों को डर लगेगा। और हमारी इस स्ट्रीट पर और हमारे शहर में भी कहें तो लोगों ने घर बहुत अच्छे सजाए होते हैं। रात के वक्त डरावनी डरावनी तस्वीरें, डरावने डरावने गैजेट्स लगाए होते हैं। कई जगह पर धुआं निकल रहा होता है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये चीज़ें झूठी हैं, ऐसा लगने लगता है जैसे भूतों का वास पूरे के पूरे शहर पर हो जाता है। और इसे देखने में मज़ा भी बहुत आता है, डर भी बहुत लगता है। हम चारों दोस्त रात को लोगों के घरों में जाते हैं डरावनी डरावनी कॉस्ट्यूम्स पहनकर और उनसे ढेर सारी कैंडीज़ इकट्ठा करके लाते हैं। पिछले साल इतनी कैंडीज़ इकट्ठा कर ली थी कि 3 महीने वो कैंडीज़ हम खाते रहे थे, तब भी ख़त्म नहीं हुई थी। और इस बार भी हम सोच रहे थे कि थोड़ा दूर तक घूम कर आएंगे और वहाँ से अलग अलग तरह की कैंडीज़ लेकर आएंगे और मिल बांट कर खाएंगे। हमने एक जगह बना रखी थी अपने ही घर के पीछे वाले जंगल में, एक पेड़ के ऊपर छोटी सी झोंपड़ी। वहाँ बैठकर हम मस्ती किया करते। रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता और हम पिकनिक मनाने के लिए उस छोटी सी झोंपड़ी में पहुँच जाया करते। और टिको ट्रीट में मिली हुई जितनी कैंडीज़ थी हमने वहाँ पर रखी हुई थी। और इस बार भी सारी कैंडीज़ ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन हैलोवीन नज़दीक था। हमने ठान लिया था ढेर सारी कैंडीज़ इकट्ठा करेंगे। और जब वो रात आई हम बहुत ज़्यादा खुश थे और 2-3 दिन पहले ही हमने साइकिल पर घूम घूम कर आसपास के सारे इलाके खंगाल डाले थे।
किसने क्या लगा रखा है रात को डराने के लिए। कई जगह पर ऐसे पंपकिन पड़े हुए थे जिनके अंदर आग निकला करती थी, वो भी बच्चों को डराने के लिए थी। कई पेड़ों के ऊपर ऐसे कंकाल लटकाए हुए थे जो मोटर के कारण हिलते थे। ऐसा नहीं लगता था कि वो नकली हों, ऐसा लगता था कि वो असली हों। और यहाँ पर लोगों का ये भी मानना है, हैलोवीन के दिन मुर्दे जिंदा होते हैं और मुर्दे इन्हीं डरावनी डरावनी चीज़ों के बीच घूमते हैं, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। इस तरह रात का वक्त हो गया था। मैं तो कंकाल बनकर वहाँ इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मेरे दोस्त 15 मिनट लेट। अंधेरा हो चला था और हमें जल्दी से जल्दी ज़्यादा घरों में जाकर आना था। सबसे पहले तो हमने पास वाले घरों में जाना शुरू कर दिया, और पास वाले घर सच में काफ़ी डरावने बने हुए थे। ये अमीरों का इलाका था और उन्होंने अलग अलग देशों से महंगे महंगे गैजेट्स मंगवा रखे थे। एक घर का दरवाज़ा जब हमने खटखटाया था, अंदर से धुआं निकलना शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ये असली भूतिया घटना हो। जब दरवाज़ा खुला, अंदर से वो औरत निकल कर बाहर आई थी जिसने डरावना मेकअप किया हुआ था। उसने मुझ पर झपट्टा सा मारा था और मेरी चीख निकल गई थी, और मेरे ये दोस्त बहुत दूर भाग गए थे और पेड़ों के पीछे छिपकर मेरी तरफ देख रहे, और मैं उनसे इशारा करके कह रहा मुझे बचाओ। और फिर जब वो औरत हंसने लगी थी तब हम समझ गए थे हमें डरा दिया है उसने। हंसते हंसते वो हमें चॉकलेट्स दे रही थी और कह रही थी, दोबारा मत आना, अगली बार छोड़ूंगी नहीं। फिर से हंस रही और काफ़ी अच्छी अच्छी चॉकलेट्स उस औरत ने दी थी। फिर हम अगले और घरों में गए। कई जगह पर मेरे जैसे कंकाल बने हुए आदमी भी मिले, उन्होंने भी हमें अच्छी अच्छी चॉकलेट्स दी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, चॉकलेट्स की संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था। मेरे दोस्त अब कहने लगे थे उन्हें घर जाना होगा, काफ़ी देर हो गई है। वक्त रात के 10 बजे का हो गया था, लेकिन मेरे पास चॉकलेट्स ज़्यादा नहीं हुई थी। मैंने सोचा हुआ था 3 महीने की चॉकलेट्स तो इकट्ठा करके ही घर आऊँगा। अब डांट पड़ने का काम तो रोज़ का है, कोई बात नहीं। लेकिन 10 बजे तक मेरा हर एक दोस्त अपने अपने घर जा चुका था। मैं अकेला अब उन स्ट्रीट के बिल्कुल पीछे वाले घरों में जा रहा था। वहाँ पर कई घरों में लोग रहते थे और कई घरों में कोई नहीं रहता था। मैं अपने घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर आ गया था। साइकिल चलाते चलाते इतना सफ़र तय कर लिया कि पता ही नहीं चला। अब वहाँ उन पीछे वाले घरों में चलकर जा रहा था। मेरी साइकिल मैंने एक पेड़ के साथ बांध दी थी। तब मैं धीरे धीरे चलता हुआ कुछ घरों में गया। दरवाज़ा खटखटाया। यहाँ पर किसी ने कोई डेकोरेशन नहीं की हुई थी और बहुत कम घर थे जो हैलोवीन मना रहे थे। थोड़ी बहुत कैंडीज़ मिली वहाँ से, और वो भी काफ़ी बातें सुनने के बाद। फिर मैं चला बिल्कुल अंतिम घर की तरफ। वहाँ अच्छी अच्छी रंग बिरंगी लाइट्स लगी हुई थी उस घर के बाहर और अंदर भी। कई जगह खून के धब्बे बने हुए थे और कई जगह फटे हुए कपड़े पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो घर बहुत ज़्यादा डरावना बनाया गया हो। लेकिन कुछ जगह कमियां भी महसूस हो रही थी। कुछ जगह बिल्कुल साफ थी, वहाँ कुछ भी डरावना नहीं रखा गया था। अगर आपने हैलोवीन मनानी ही है तो हर जगह डरावनी बनानी चाहिए ना, जैसे कि हमारी उस स्ट्रीट में बनाई जाती है। उस घर की दूसरी मंजिल सबसे ज़्यादा डरावनी थी। ये लकड़ी का घर था और कई जगह लकड़ी को जैसे काटा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से उस लकड़ी को फाड़ा गया हो। ऊपर वाली खिड़कियां भी टूटी हुई थी, उनसे लाल रंग का कपड़ा बाहर की तरफ लटक रहा था। कई जगह रस्सियां लटक रही थी और ऊपर गंदे गंदे कपड़े एक साथ बांधे गए थे। एक जगह ऐसा लग रहा था जैसे फांसी का फंदा बनाया हो। डरावना घर बनाया भी हुआ था और कई जगह से सही भी लग रहा था। इसलिए मैंने उस घर की बेल बजाई तो कुछ घबराया हुआ था। आखिर अंदर कोई होना चाहिए। अब ये घर आखिरी है, यहाँ से अच्छी अच्छी कैंडीज़ मिल जाएं तो निकल लूँगा अपने घर की तरफ। वक्त 10:15 का हो चुका था और मैं बस बेल बजाता रहा। कुछ देर बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक आदमी दरवाजे के करीब आया। उसने शायद भारी जूते पहने होंगे, पुराने ज़माने वाले। ठक ठक की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसे देखकर थोड़ा घबरा सा गया था मैं। उसके बड़े बड़े दांत थे, उसका गंजा सा सर था, लेकिन आँखों में उसने काजल डाला हुआ था। डरावना भूतिया सा इंसान बना हुआ था। फिर मैं मुस्कुरा कर कहने लगा, अंकल टिक और ट्रीट, आप कौन सी कैंडीज़ देने वाले हैं? मैं आया हूँ यहाँ भूत बनकर।
और वो आदमी थोड़ा सा आगे की तरफ आया। मुझे उसने ज़रा भी नहीं डराया, बल्कि बाहर आकर इधर उधर देखने लगा और कहने लगा, अकेले आए हो, साथ कोई भी नहीं है? मैंने कहा, नहीं, मेरे दोस्त जा चुके हैं और मैं बस आपसे अच्छी अच्छी कैंडीज़ चाहता हूँ, फिर मैं सीधा घर के लिए निकल लूँगा। वो अब 2 कदम पीछे हटा और कहने लगा, अकेले आए हो तो ज़्यादा स्वागत करना होगा, तुम्हें तो बहुत कुछ देना चाहूँगा। आओ अंदर सोफे पर बैठो, मैं अच्छी अच्छी कैंडीज़ लेकर आता हूँ। अब क्या कहता उसे, मैं बाहर खड़ा रहूँगा। अब किसी की बात को नकारा थोड़े ना जा सकता है। मैं जाकर सोफे पर बैठ गया और वहाँ पर बैठे बैठे मन मचलता जा रहा था। इधर उधर देख रहा था मैं। अंदर से भी घर बहुत डरावना बनाया हुआ था। इतना तो मानना पड़ेगा, बूढ़े आदमी ने मेहनत बहुत ज़्यादा की हुई है। मैं 5 मिनट तक उस सोफे पर बैठा रहा था। वो आदमी आ ही नहीं रहा था। अंदर पता नहीं कौन से सामान को निकाले जा रहा था। एक तो घर बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो मैं उठकर खड़ा हो गया और इधर उधर चीज़ों को हाथ लगाकर देखने लगा। हम बच्चे ऐसे ही होते हैं, हमारा मन मचलता रहता है और मेरा भी मन मचले जा रहा था। कब तक बैठूं, अंकल तो कैंडीज ला नहीं रहे तो सामान को ही देखता हूं। मैं वो तस्वीरें देख रहा था जो अंकल की थी, लेकिन उन तस्वीरों में बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें थी। अंकल ने काफ़ी बच्चों के साथ, बड़ों के साथ तस्वीरें खिंचा रखी थी। ये अंकल का परिवार तो हो नहीं सकता। कम से कम 20 से 25 तस्वीरें थी। हर एक तस्वीर में उनके साथ कोई था जो बिल्कुल एक जैसा नज़र नहीं आता था। शायद अंकल को लोगों के साथ तस्वीरें खिंचाना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हर एक तस्वीर में एक बात खास थी। अंकल की आंखें खुली और उनके साथ वाले की आंखें बंद दिखाई गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर बार फ़ोटो क्लिक करते वक्त अंकल सिर्फ अपनी आंखें देखते हैं कि मेरी तो नहीं झपकी, जबकि दूसरे की आंखें बंद सी नज़र आती। या इसे भी डराने के लिए रखा गया है कि जैसे उन्होंने उसे पकड़ रखा हो और ये मरा हुआ हो। हर किसी का चेहरा ऐसा था जैसे थोड़ा उतरा हुआ हो, हर तस्वीर ऐसी। तब मैं समझ गया डराने की तैयारी पूरी तरह से कर रखी है। फिर अंकल एक तरफ से आए और मेरे करीब आकर कहने लगे, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, मैं कैंडीज़ अभी ला रहा हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही, कहाँ पर रखी थी मैंने, तुम रुको 1 मिनट, मैं दरवाज़ा लगा देता हूँ, ये दरवाज़ा ना ख़राब है, हवा के कारण खुल जाएगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं अंकल, मैं बस जाने वाला ही तो हूँ, दरवाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं। तब उसने कहा, नहीं नहीं, दरवाज़ा तो लगाना पड़ेगा ना, कोई अनजान अंदर आ गया फिर मैं क्या करूँगा, मुझे अनजान लोगों से डर बहुत लगता है। तब उसने वो चिटिकनी लगाई, अंदर से चाबी घुमा दी, वो पूरा दरवाज़ा लॉक कर दिया था और वहाँ बड़े बड़े 5 लॉक थे। हर एक को घुमाकर उसने बंद कर दिया, जिसे देखकर मुझे थोड़ी सी घबराहट तो हुई थी। लेकिन अगर रात हैलोवीन की हो तो लोग डराने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। इसके बाद उसने कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ, ऐसे थोड़े ना जाने दूंगा बिना खिदमत किए। वो आदमी किचन की तरफ जा रहा था और मैं कहे जा रहा था, नहीं नहीं अंकल, कोई बात नहीं, आप कैंडीज़ दीजिए, बस मैं जाता बनूँ, अगर नहीं है चलो कोई बात नहीं, फिर मैं चलता हूँ। तो वो रुक कर कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं जा सकते, तुम रुको, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ला रहा हूँ मैं, मेरा यकीन करो, बहुत मज़ा आने वाला है। तब वो किचन की तरफ गया और किचन में जाकर वो चम्मचों के गिरने की आवाज़ आने लगी। शायद वो जैसे एक ड्रॉर से कुछ खास चीज़ ढूंढ रहा हो। तभी मैं एक चिमनी के पास गया और चिमनी के अंदर धुआं सा निकल रहा था। मैंने उन कोयलों को एक तरफ करने की कोशिश की छोटी सी डंडी से। तभी मेरी नज़र पड़ी उस चिमनी के अंदर उंगलियां थी कटी हुई, ये इंसानी उंगलियां लग रही थी। मेरे दिमाग में तब भी आया, हैलोवीन की रात है, डराने के लिए रखी होंगी, लेकिन इतना छिपाकर। फिर मैंने एक उंगली को एक तरफ किया, बहुत ज़्यादा गर्म थी वो, हाथ लगाया नहीं जा रहा था। लेकिन असली मांस और नकली प्लास्टिक में फ़र्क होता है, वो मांस असली था। तभी मेरा दिमाग घूमने लगा था, डर का माहौल बनने लगा था और मैं घबरा कर अब बाहर की तरफ जाने की कोशिश करने लगा। मैं जल्दी से हल्के हल्के कदम भरकर दरवाजे के करीब गया, उस चिटिकनी को खोला, लेकिन वो लॉक खोले नहीं जा सकते थे बिना चाबी के। तब मैं सोचने लगा, अब अंदर तो आ गया हूँ,
अगर यहाँ सच में गड़बड़ निकली, भागूंगा कैसे? अब मुझे लगा उस बूढ़े आदमी के कुछ करने से पहले मुझे समझदारी दिखानी होगी। मैं धीरे धीरे चलता हुआ किचन के करीब गया। वो चाकू ढूंढ रहा था। उसके हाथ में एक चाकू था। वो उसकी धार चेक कर रहा था, बड़ा सा चाकू, जबकि उसने खाने पीने का कोई सामान तो निकाला नहीं था। तब मैं समझ गया वो मुझे मारने और काटने की तैयारी कर रहा है। किचन में एक दरवाज़ा बना हुआ था। जल्दी से मैंने खींचकर वो दरवाज़ा लगा दिया और बाहर एक रॉड पड़ी थी जो दरवाजे में फंसा दी। अब वो अंदर से भागता हुआ आया और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। वो अंदर से कहे जा रहा था, ये लड़के क्या कर रहा है? अभी मैं कोई सामान लेकर आने वाला था। क्या हुआ? डर गया किसी चीज़ को देखकर? क्या देखा? बताना तो ज़रा। मैं अब उसे क्या बताता? मैं बस ये कह रहा था, मुझे चाबी चाहिए। मैं कोई सामान लेना नहीं चाहता। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। बताओ चाबी कहाँ है? तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, अच्छा कुछ नहीं लेना है, चाबी चाहिए? अरे वो तो मेरी जेब में है और कोई चाबी तो है नहीं। दरवाज़ा खोलो और मैं खोलता हूँ दरवाज़ा। अब कैंडीज़ नहीं लेनी तो कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। दरवाज़ा खोलना ज़रा किचन का, तभी तो मैं बाहर आ पाऊँगा। मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं ये दरवाज़ा नहीं खोलने वाला। देखो मुझे बताओ, मैं उस बाहर वाले दरवाजे को कैसे खोल सकता हूँ? कोई और तरीका बताओ। तब वो कहने लगा था, नहीं नहीं, डरने की क्या बात है, खोलो तो दरवाजे को। मैं बाहर आता हूँ, खोलता हूँ ना। घबरा क्यों रहे हो? भरोसा नहीं मुझ पर? हैलोवीन है, तुम किस चीज़ से डरे बताओ तो ज़रा। मैं अब कहने लगा था, वो चिमनी में असली उंगलियां पड़ी हैं इंसान की, उसके बारे में बताओ। तब वो आराम से कहने लगा था, वो उंगलियां? अच्छा अच्छा, अरे वो तो एक अजीब प्लास्टिक की हैं, वो पिघलती विघलती नहीं। उसे देखकर तुम्हें गलती लगी होगी। खोलो ज़रा, दिखाता हूँ, वो नकली हैं, ज़रा खोलना तो। मैं उसकी बातों में आने वाला नहीं था। जल्दी से भागकर मैं चिमनी के करीब गया। अब एक छोटी सी डंडी से मैंने उस उंगली को बाहर निकाला और उसे थोड़ा सा हिलाकर देखा। उसके अंदर थोड़ा सा खून था। तभी मैं समझ गया वो फंसा रहा है। मैं वहीं से चीख पड़ा था, देखो देखो, ये असली है। और उसकी आवाज़ भी आई थी, असली है, असली है। तू दरवाज़ा खोलने वाला नहीं। देख, अगर तू इस दरवाजे को ना लगाता ना, तुझे दर्द नहीं होता, ज़रा भी दर्द नहीं होता। अब तो तड़पा तड़पा के मारूंगा। तो भाग नहीं सकता। मैं इस किचन से बाहर तो निकल ही आऊँगा, कभी ना कभी निकलूँगा ही। और तब तक तू क्या करेगा यहाँ? भागने का कोई रास्ता नहीं है। अब बता क्या करेगा? कैसी मौत चाहिए? सोच, जितना समय है तेरे पास। वहाँ किचन से ठक ठक की आवाज़ आनी शुरू हो गई। बार बार वो ठक ठक की आवाज़, ऐसा लग रहा था वो दरवाजे पर किसी चीज़ को मार रहा हो। ये भारी चीज़ थी, लेकिन दरवाज़ा भी मोटा था। वो दरवाजे पर किसी चीज़ को मारता रहा, लेकिन उसके बाद दरवाज़ा जिस तरह से हिल रहा था, मैं समझ गया था मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा। कहाँ जाऊँ मैं कहाँ जाऊँ? फिर मैं भागकर खिड़कियों के पास गया। खिड़कियों पर जंगले लगे हुए थे, उससे बाहर निकला नहीं जा सकता था। मैं अलग अलग खिड़की पर जाता गया। अमूमन यहाँ खिड़कियाँ ऐसे नहीं होती। खिड़कियों पर कांच लगा होता है और खिड़की को बंद कर दो तो बाहर निकला नहीं जा सकता। कांच को तोड़कर तो निकला जा सकता है। यहाँ तो जंगले लगा रखे हैं, जैसे जेल बनाई गई हो, कोई बाहर भाग ना पाए। अब मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा था। मैं सीधा दूसरी मंजिल पर भागकर पहुँच गया। अब मैं जैसे ही ऊपर वाली उस मंजिल पर पहुंचा था, वहाँ भी कई कमरे बने हुए थे। अब एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का रास्ता था और वहाँ मैं खिड़कियाँ देख देख कर थक गया। किसी खिड़की से बाहर जाने का रास्ता नहीं। फिर मैं भागता हुआ नीचे आया और वो चाकू को दरवाजे पर मार रहा था और दरवाजे में छोटा सा छेद बना दिया था उसने। वो लगातार चाकू को ऐसे मारे जा रहा जैसे अभी वो उस दरवाजे को फाड़ देगा। मैं डरा हुआ वहीं खड़ा हो गया था। मुझे जाने दो मुझे। यहाँ से बाहर निकलने का कौन सा रास्ता है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। उसने चाकू मारना बंद कर दिया और प्यारी सी आवाज़ में कहा, देखो मुझे तुम पर तरस आ गया
कितनी प्यारी आवाज़ में कहा तुमने। तुमने सच में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं पागल हूँ जो गुस्सा करता हूँ। मैं क्यों मारूंगा तुम्हें? अब मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। ये देखो, फेंक दिया चाकू। नहीं मारूंगा मैं तुम्हें। बाहर जाने का रास्ता भी दिखाऊंगा। दरवाज़ा खोलो, फिर मैं चाबी लेकर आता हूँ, तुम्हें जाने देता हूँ। तुम तो मासूम हो, खोलो दरवाज़ा। मैं रोता हुआ कहने लगा था, नहीं अंकल, मैं नहीं खोलने वाला, आप मुझे मारेंगे। वो फिर से गुस्सा हो गया था और उसने चाकू उठा लिया और दरवाजे पर मारने लगा। हाँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कितना कमीना बच्चा है, कितना कमीना बच्चा है। खोल ही नहीं रहा दरवाज़ा। कोई बात नहीं, समय लगेगा। इस दरवाजे को तोड़ दूंगा मैं, फिर मैं बाहर आऊँगा और तुझे आज़ाद कर दूंगा। सच में इस दुनिया से आज़ाद कर दूंगा तुझे। ठक ठक, वो दोबारा से चाकू को मारना शुरू हो गया और मैं भागने का रास्ता ढूंढने लगा था। मैं अब ऊपरी मंजिल पर जाना चाहता था। यहाँ सीढ़ियों के पास दरवाज़ा बना हुआ था। फिर से मैंने वो दरवाज़ा लगाया और वहाँ पर भी एक रॉड फंसा दी। अब यहाँ भी उसका समय लगेगा, जबकि पीछे वाला दरवाज़ा उसने बड़ा सा छेद बना लिया था और उस बड़े से छेद से अपनी बाजू बाहर की तरफ निकाल रहा था। तब उसने उस बाजू से वो रॉड को निकाला होगा जो मैंने किचन के दरवाजे पर लगाई थी और वो भागता हुआ उस दरवाजे के पास आ गया। अब ये जो दरवाज़ा था ज़्यादा मोटा नहीं था। यहाँ पर भी उसने अब चाकू मारा, 2-3 बार चाकू मारा, फिर वो शांत हो गया। अब मैं सोचता जा रहा था शांत क्यों हुआ। फिर दिमाग में आया, पहले तो सिर्फ चाकू था उसे दरवाज़ा फाड़ने के लिए जो चाहिए था। अब वो किचन से बाहर है, नीचे और भी सामान होगा। लगभग 1 मिनट बाद ठक ठक की ये आवाज़ भारी थी। एक बड़ा हथौड़ा जो वो दरवाजे पर मार रहा था। इस दरवाजे पर 15 सेकंड में दरारें आना शुरू हो गई और तभी मुझे लगा था अब मुकाबला करना होगा, वरना ये मुझे मार देगा। कौन है ये? क्या है ये? क्यों मारना चाहता है? कोई जवाब नहीं था मेरे पास, लेकिन मौत से बचने का तरीका हमेशा हमला होता है। आत्मरक्षा आपको करनी होगी, वरना मौत को कबूल करना तो कायरों का काम होता है। ऊपर से एक भारी लोहे की रॉड पड़ी थी जो मैं उठाकर बिल्कुल सीढ़ियों के पास आ गया। अब वो तेजी से उस हथौड़े को मार रहा था। मैंने इस साइड एक बड़ी सी रॉड फंसा रखी थी और यकीनन वो फिर से वही करेगा जो उसने पहले किया था। उसने वो हथौड़ा मारा और एक बड़ा सा छेद बना दिया। अब उस छेद में हाथ डालकर वो उस रॉड को खींचना चाहता था और तभी मैंने उस पर रॉड बरसाना शुरू कर दिया। उसकी बाजू पर तेज़ी से मैं रॉड मारता गया। जैसे ही वो अपनी बाजू बाहर निकालता, उसकी उस कलाई पर मैं घुमा कर रॉड मार देता। उम्र मेरी 13 साल थी, लेकिन रफ्तार तेज़ थी मेरी। उसकी बाजू बाहर निकलती, मैं रॉड मारता और वो चीखता चीखता हाथ पीछे कर लेता। उसकी उम्र 70 साल के करीब होगी। जान उसमें भी बहुत ज़्यादा थी और 3-4 बार ऐसा होने के बाद उसको दर्द हो रहा था और पीछे से चीखता चीखता वो रोने लगा था। मेरी कलाई को तोड़ दिया कमीने बच्चे, अब तेरी मौत और दर्दनाक होगी। तू मुझे दरवाज़ा खोलने नहीं देगा। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, खोला नहीं जा सकता, तोड़ा तो जा सकता है। ठक ठक, अब उसने दरवाज़ा नीचे से तोड़ना शुरू कर दिया था। अब वो पूरे दरवाजे को तोड़ना चाहता था। अलग अलग जगह पर हथौड़ा मारता गया। मैं भी चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। अगर पूरा दरवाज़ा ही टूट गया फिर मैं उसका मुकाबला थोड़ी ना कर सकता हूँ। बस उसकी एक कलाई तोड़ दी, इतना ही काफ़ी है। अब मैं सीढ़ियों से ऊपर था और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था यहाँ छिपूं तो कहाँ छिपूं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन दिमाग में आइडिया आया, अब दूसरी मंजिल से छत में जाने की कोशिश करता हूँ। छत में तो जाया जा सकता है ना। अब भागता भागता मैं दूसरी मंजिल पर पहुँच गया था और नीचे से खड़ाक की आवाज़। वो नीचे वाला दरवाज़ा टूट चुका था, बिखर चुका था वो दरवाज़ा और मेरे पास समय कम था। मुझे जल्दी से जल्दी छत पर निकलना था। छत पर निकलने के लिए क्या करना होगा? किसी न किसी खिड़की से कोई रास्ता तो बना हुआ होगा ना, या सीढ़ियाँ होंगी छत पर जाने के लिए। लेकिन ऊपर पहुँचने वाली कोई सीढ़ियाँ नहीं दिखीं तो मैं एक दरवाजे के बिल्कुल पीछे अलमारी के पास छिप गया और आवाज़ करना बंद। अब उसके कदमों की आवाज़ आ रही थी और मेरे सांसों की आवाज़ उससे भी बहुत कम थी। ठक ठक ठक
ए बच्चे, कहाँ है तू? कहीं ना कहीं तो छिपा है। घर तो मेरा है ना, भले ही बड़ा क्यों ना हो। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, कभी ना कभी तो मिलेगा। छिप गया है कहाँ जाकर, आ जा बाहर। टिक और ट्रीट, टिक और ट्रीट। कैंडीज ले ले बच्चे, कैंडीज ले ले, आजा। वो मुझे बुला रहा था। मैं दरवाजे के पीछे। सबसे पहले तो वो इसी कमरे की तरफ आया, बेड के नीचे झांकने लगा। मुझे उसका सर नजर आया था और उसके बाद उसने वो बेड को एक तरफ खिसकाया। जब उसे मैं नहीं मिला तो मैं बस उस रॉड को लिए उस पर हमला करने ही वाला था। तभी वो ठक ठक करता उस कमरे से बाहर। तब वो भागकर दूसरे कमरे की तरफ गया। अब मैंने आने से पहले उसका दरवाज़ा लगा दिया था। उसे शक हुआ उस पर कि मैं अंदर हूँ और दरवाज़ा लगा दिया है। लेकिन जब दरवाज़ा खुला, वो जान गया दरवाज़ा मैंने अंदर से पूरी तरह से बंद किया होता। इस तरह से नहीं, लेकिन किसी कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं था। उसे शक नहीं हो रहा था। घर बड़ा था, समय पूरा था उसके पास, और उसने अंदर वाली चीज़ों को भी इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। मुझे मौका लगा, मैं चुप करके गलियारे से खिसका और नीचे वाली मंजिल में आने लगा। मैं भागता हुआ बिना आवाज़ किए सबसे नीचे पहुंच गया था, और वो ऊपर ठक ठक की आवाज़ किए इधर उधर सामान फेंक रहा और आवाज़ें लगा रहा। ए बच्चे, कहाँ है तू? आजा आजा, मौत तो तेरी पक्की है, लेकिन जल्दी आजा, मुझसे इंतज़ार नहीं होता। तेरे छोटे छोटे टुकड़े भी तो करने हैं, समय नहीं है मेरे पास। अब जल्दी से मुझे कोई रास्ता ढूंढना था जिससे मैं बाहर निकल पाता, लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। कोई और जगह छिपने के लिए बची नहीं है। जल्दी से मैं उस बड़ी सी चिमनी में घुस गया। अब उस चिमनी में इतनी जगह थी कि मैं उस रास्ते से ऊपर पहुंच सकता था। इसलिए मैं चिमनी में घिसड़ घिसड़ कर ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, और ठक ठक की वो आवाज़ें आने लगी थी। वो आवाज़ें सीढ़ियों से आ रही थी। वो चलता हुआ नीचे आ रहा था, और नीचे आते ही मैं एकदम से रुक गया। मेरे पूरे कपड़े काले हो चुके थे, लेकिन नीचे से राख नहीं निकलनी चाहिए थी, वरना उसे पता चल जाता। वो बोल रहा था, कहाँ है बच्चे, कहाँ है? एक तो घर के कमरे बहुत बना रखे हैं, अब सोचा ही नहीं था कोई बच्चा यहाँ भागने की कोशिश भी कर सकता है। कोई भागा ही नहीं, ये पहला है। कहाँ है? कोई आवाज़ तो दे दे, कोई जवाब तो दे दे। अपने माँ बाप से कितना प्यार करता है, बता। कम करता है या ज़्यादा करता है? कोई जवाब तो दे। चल ये बता, टिक और ट्रीट में कितनी चॉकलेट्स चाहिए? कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए? अब खेल खत्म, मैं बस डरा रहा था। आजा बाहर, कुछ नहीं करूँगा। ये देख, दरवाज़ा खोल दिया। उसने ठक ठक की 2 आवाज़ें की। उसके बाद उसने वो चाबियां घुमाई। दरवाजे की आवाज़ आई थी, लेकिन मैं नीचे नहीं जा सकता था। अगर मैं नीचे जाता तो ऑफ गार्ड पकड़ा जाता, यानी कि वो हथियारों के साथ और मैं निहत्था था। अब सोचना था क्या उसकी बात मानूं या नहीं। अगर बात मानी होती पहले ही तो पहले मर चुका होता। उसके खिलाफ जाकर ही बचने का मौका मिलेगा। अब उस चिमनी से मैं घिसट घिसट कर ऊपर चढ़ रहा था। मैं बिल्कुल आवाज़ नहीं करना चाहता था और अपने पैरों और पीठ को फंसाए हुए ऊपर जाता गया, और दूसरी मंजिल से ऊपर चिमनी से निकलने का एक रास्ता बना हुआ था। मैं उस रास्ते पर पहुंचा। ऊपर से छोटी सी शेड लगा रखी थी। अब वो शेड प्लास्टिक की थी। मुझे लात मारनी पड़ती उसे तोड़ने के लिए, लेकिन उससे आवाज़ होती। मैं कैसे निकलूं? जैसे ही मैं ऊपर पहुंच गया, अब मैं इंतज़ार कर रहा था मौके का। वो सीढ़ियों की आवाज़ आई, तभी मैंने ऊपर से मारना शुरू कर दिया। वो अब भागकर ऊपर आना चाहता था, लेकिन चिमनी से ऊपर पहुंचने का रास्ता यही था। मैंने जल्दी से मुक्के मारे और उसे शेड को एक तरफ खोल दिया, और मैं छत पर था 2 मंजिला घर के, और यहाँ पर छोटी छोटी टाइल्स पर पैर फिसल रहा और मैं चल रहा। तभी नीचे से एक रॉड निकली और ऊपर की तरफ वो मेरे कदमों से ऊपर रॉड मार रहा था छत पर।
मैं अब हल्के हल्के कदमों से कभी इधर कभी उधर रुक रुक कर निकलता और रॉड मेरे करीब से निकलती। वो आगे से भाले की तरह नुकीली थी। वो चुभ होकर मुझे गिराना चाहता था, लेकिन अब दूसरी मंजिल की छत पर चढ़ा हुआ मैं करता क्या। मैं बस 13 साल का बच्चा था और बच्चों जैसी हरकतें करके बचना चाहता था। 2 मंजिला इमारत की छत से आप कैसे छलांग लगाएंगे ये मुझे पता नहीं था। जब उसने सारी कोशिशें कर ली तो आवाज़ आना बंद और मैं चल चल कर ये देख रहा नीचे उतरूं तो कैसे उतरूं। एक तरफ पाइप से उतरता हूँ। मैं पाइप की तरफ गया और वो पहले ही नीचे पहुंचा हुआ था। पाइप के नीचे खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा, लेकिन तभी उसने पाइप खींची और एक तरफ फेंक दी। मैं वहाँ काफ़ी समय इंतज़ार कर सकता था। चीखें मार रहा था, लेकिन आवाज़ दूर दूर तक जा रही। आसपास के घरों में तो कोई नहीं रहता था, कोई मदद के लिए नहीं आने वाला था। तब मैं क्या करता। उसने पाइप फेंक दी। अब पाइप से उतरा नहीं जा सकता था। वो अब अंदर की तरफ गया था। अंदर आवाज़ें आ रही थी चिमनी से। जैसे मैं चिमनी से चढ़ा, वो चिमनी से चढ़कर छत पर आ रहा था और अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अब वो छत पर आ रहा था तो मैं भी क्या करता। मैं ढूंढने लगा था रास्ता नीचे उतरने का। सामने एक पेड़ की डाल इस घर से लगती थी और ये डाल काफ़ी पतली थी। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरा वज़न तो उठा ही पाती ना वो डाल। मैंने छलांग लगा दी उस डाल पर और वो डाल ऐसे खींचकर मुझे पेड़ के पास ले गई। मैं पेड़ से टकराया और पेड़ को पकड़ लिया। अब ये पेड़ मोटा था, इसलिए उसे मैंने बड़े ज़ोर से पकड़ रखा था, लेकिन खिसकता खिसकता मैं नीचे आया। अब पहली मंजिल तक तो ऐसे आ गया, लेकिन एक डाल पर जब मैं टकराया तब उससे नीचे जाने का रास्ता नहीं था। अब ऊपर वो आदमी छत पर चढ़ा हुआ मुझे गालियां दे रहा और नीचे उतरने का कोई और रास्ता दिख नहीं रहा। अब मैं क्या करता। अब उस पेड़ को फिर से जकड़ना होगा, फिर घिसट कर नीचे तक आना होगा। और वो छत से दोबारा चिमनी के अंदर चला गया था। मैं जल्दी से नीचे पहुंचा और वो चिमनी के रास्ते से खिसक कर नीचे तक आ गया। अब उसने दरवाज़ा खोला था और मैं भागना चाहता था सड़क की तरफ, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही वो सड़क के आगे। अब मैं आगे नहीं जा सकता था, मुझे पीछे जाना था। तो मैं अब घर के पिछली साइड से भागने लगा। अब आगे लगते थे जंगल। यहाँ पर मेरी साइकिल तक ना थी। साइकिल हाथ लग जाती तो उससे दूर भाग सकता था मैं, लेकिन अब जंगल में भागूंगा तो छिप तो सकूंगा। अब खुला रास्ता होगा, उससे दूर निकल पाऊंगा। मैं तेज़ी से भागता गया था और वो मेरे पीछे उस जंगल में आवाज़ें लगाता हुआ। मेरा गला बैठ गया था चीखते चीखते। और वो, ओ बेटे आ जा, ट्रिक और ट्रीट तो लेके जाना। ट्रिक और ट्रीट लिए बिना कहाँ जा रहा है? अब कोई फ़ायदा नहीं है, आजा आजा। डरा रहा था, मैं मजाक कर रहा था। कहाँ छिपा है? आवाज़ तो कर। मैं बिना आवाज़ किए आगे बढ़ रहा था और वो बस करीब ही होता, लेकिन मैं छिपा हुआ इस कारण बच जाता। इस तरह वो मेरा पीछा करता रहा, वो तेज़ धार 2 चाकू लिए। मैं जानता था अगर उसने मुझे ढूंढ लिया तो वो उन चाकुओं का वार मुझ पर ज़रूर करेगा और मेरे शरीर के छोटे छोटे हिस्से करने में उसे ज़रा भी दुख नहीं लगेगा। कोई भी पागल इस तरह से पीछा नहीं कर सकता। ये तो कोई बहुत ही खतरनाक इंसान लगता है। अब भागता भागता मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच गया था। जंगल के खंडहर से आ गए थे। यहाँ पत्थर थे, ईंटें थी और यहाँ पर पेड़ कम थे छिपने के लिए। और ऐसी जगह पर जब वो आवाज़ें लगाता लगाता मुझे देख चुका था, उसने मेरे पीछे भागना शुरू कर दिया। वो बूढ़ा था इसलिए थोड़ा थोड़ा थक रहा था और मैं जवान था इसलिए आगे बढ़ पा रहा था। फिर भी उसकी समझदारी थी कि वो घूम घूम कर मेरे करीब आ ही जाता। अब उस खंडहर में मैंने कई कंकाल देखे थे। एक जगह, उस खंडहर की एक जगह पर जैसे सर पड़े हुए थे, खोपड़ियाँ थीं और वहाँ इंसानी हड्डियाँ थीं जो उस कमरे के अंदर छिपाई थी। मैं आवाज़ें लगा रहा था कोई मदद करे, लेकिन जब वो खोपड़ियाँ नज़र आईं मैं समझ गया हो सकता है ये जगह उससे जुड़ी हो। उसकी दीवार के पीछे मैं छिप गया था और वहाँ आकर वो, कहाँ हो, भाग तो नहीं गए? जैसे ही वो आगे की तरफ भागा
मुझे पीछे से उसने देख लिया और घर के पीछे मैं छिप रहा और वो 2 चाकू लिए कभी दाईं तरफ से आता कभी बाईं तरफ से। मैं हर बार दूसरी तरफ भागता और अब वो वहीं खड़ा होकर कहने लगा था, वाह यहाँ आए हो, दूर से भागकर पहुँचे भी कहाँ, मौत के मुंह में। अंदर देखा ना तुमने, कितनी खोपड़ियाँ पड़ी हैं, अपने पाँवों के पास देखो, ये सब वो हैं जिन्हें मैंने मौत के घाट उतारा है और तुम्हारा नंबर अगला होगा। खुद ब खुद सामने आ जाओ, मैं तुम्हें बेदर्द मौत दूंगा जिसमें दर्द ना होगा। अगर मैंने पकड़ा तो धीरे धीरे मारूंगा, चीख नहीं पाओगे, पहले जबान काटूंगा तुम्हारी। मेरे पास बचने के लिए कुछ नहीं था पत्थर के सिवा। जमीन से उठाकर मैंने पत्थर मारने शुरू कर दिए। वो दाईं तरफ से आता, मैं दाईं तरफ से पत्थर मारकर बाईं तरफ हो जाता। वो बाईं तरफ से आता, मैं बाईं तरफ पत्थर उसके सर पर मारता और दाईं तरफ भाग लेता। अब उस कमरे के इर्द गिर्द हम घूम रहे थे और बार बार उठाकर मैं पत्थर मार उसे जख्मी किए जा रहा था। उसके पास ज़रूर तेज़ धार चाकू थे, लेकिन उसकी उम्र उसे दगा दे रही थी। फिर भी उसे दाव पेच आते थे फंसाने वाले। वो सांस चढ़ने पर रुक जाता, मैं भागने की कोशिश करता तो वो मेरे पीछे आने की कोशिश करता, तो फिर से मुझे उस कमरे के पीछे ही पहुंचना पड़ता। अब जैसे ऐसी जगह पर मैं आ गया था जहां से बचना मुझे भी मुश्किल लग रहा था। बस उन पत्थरों का सहारा था जो मेरे हाथ में बार बार आ रहे थे और मैं घुमा घुमा कर उसके मारे जा रहा था। शरीर पर चोट आ गई थी उसके और सर से भी खून बह रहा था। तब मुझे समझ में आया था, बचने का एक रास्ता होता है हमला करना। अगर कोई मारने पर उतारू हो ही जाता है तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, खुद को बचाओ, उसे मारो या मर जाओ। खुद की जान अपने हाथों से नहीं ली जाती। मैं अब उन पत्थरों से उस पर इतने वार कर रहा था कि वो लहू लुहान हो गया था, लेकिन मुझे वो छोड़ना तब भी नहीं चाहता था। और अब छिपने वाला एक बच्चा हमला कर रहा था तो उसकी आंखों में खौफ देखा था। आप तब तक कमज़ोर महसूस करते हैं जब तक आप बचने की कोशिश करते हैं। हमला करने वाला कभी कमज़ोर नहीं होता। और अब मैंने पास से एक भारी डंडा उठा लिया था और अब उस डंडे को लिए मैं भाग रहा था और उन पेड़ों के पीछे छिपने का रास्ता मिला मुझे, बहुत करीब था। और अब उससे दूर भाग नहीं रहा था मैं, बल्कि पेड़ों के पीछे से उस पर उस डंडे से वार करता। जब भी उसका सर किसी और तरफ होता, घुमा कर देता मैं डंडा उसके सर पर और वो अब दर्द से कराह रहा था। मैं उसे मार कर छिप जाता। इस तरह एक 13 साल का बच्चा भी एक 70 साल के एक्सपीरियंस्ड बूढ़े को मात दे रहा था। इस तरह वो मुझे मारने की कोशिश करता रहा और बहुत करीब से उस पर वार में करता रहा। आमने सामने का मुकाबला मैं नहीं कर सकता था, लेकिन जख्म उसे खुद ब खुद लहू लुहान कर चुके थे। उसके बाद अब पत्थरों के उसी बीहड़ में पहुंचे जहां उसका पैर फंसा और वो ज़मीन पर गिर गया। उसका एक चाकू उसने ऐसे रखा था कि उसके कंधे में घुस गया और दूसरा चाकू कहीं दूर गिर गया। शायद इससे अच्छा ज़िंदगी में मुझे कभी मौका ना मिलता। वार करना बचने का ही एक तरीका होता है और अब मुझे यही करना था। वो भारी पत्थर उठाकर मैं उसके तरफ गया था। उसने सोचा तक नहीं था जिसे वो मारने की कोशिश कर रहा है, वो उसे मारने के लिए आ रहा है। वो भारी पत्थर जब उसके सर के करीब मैंने उठाया था, उसकी नज़रें ऊपर गई थी और अपने कंधे से चाकू निकाल कर मुझे मारना तो चाहता था, लेकिन जब उसके सर से वो पत्थर टकराया, वो होश खोने लगा था। आंखें उसके ऊपर चढ़ने लगी थी और मैंने सिर्फ एक बार पत्थर नहीं मारा था, 4 बार और पत्थर मारा था मैंने। उसके सर को मार मार कर फोड़ दिया था मैंने और जब वो बेहोश हुआ तब मुझे लगा अब ये मरा है, अब बची है मेरी जिंदगी। वो जंगल से बाहर निकलने में मुझे 1.5 घंटा लगा था। भाग भाग कर मैं बाहर निकला था और उसने मेरा पीछा नहीं किया था। मैं साइकिल लेकर अब वापस घर जाना चाहता था और मैं किसी और से मिलना नहीं चाहता था। साइकिल चलाते चलाते घर पहुंचा था मैं। वक्त 1:30 बजे का हो गया था और मेरे पिता मेरे शरीर को देखकर, मेरी हालत को देखकर समझ गए थे गड़बड़ हुई थी। वहाँ मैंने
अपने पापा को सब कुछ बताया और उन्होंने पुलिस बुला ली और वही पुलिस अगली सुबह मुझे उस घर में लेकर गई थी जहां से जो निकला उसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। उंगलियां, बाजू, सर की खोपड़ियां, आंखें मर्तबान में पड़ी, ऐसी चीज़ें उस घर के बेसमेंट में मिली थी और मुझे ये तक पता नहीं था उसकी बेसमेंट भी है। और वहाँ से इंसानी अंग निकले थे, ज़्यादातर बच्चों के और बूढ़ों के। इसी के साथ कई लड़कियों को भी काट कर उसने वहीं पर सजा रखा था। लगभग उसने 150 लोगों को मारा था पिछले 30 सालों में। जो लोग शहर से लापता हो रहे थे, ये वो सीरियल किलर था जो लोगों को मार रहा था। सुनसान गलियों में बच्चों को उठाता था, लड़कियों को गाड़ियों में अगवा किया करता था, वो लोगों को मारा करता और उससे कोई बच नहीं पाया था। इतने सालों तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया और वो मात खा गया था एक 13 साल के बच्चे से। पुलिस इस बात से हैरान थी और उससे भी ज़्यादा हैरान मैं इस बात से 4 बार भारी पत्थर से वार किया था मैंने, सर फोड़ डाला था उसका, खून बहा था, मरा नहीं था वो हैवान। जिंदा पकड़ा गया था अगली सुबह और उसे अस्पताल भेजा गया। माना गया कि उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। वो अजीब अजीब हरकतें करता, लेकिन उसे छोड़ना कोई नहीं चाहता था। उसे ताउम्र जेल में रखा गया और ये सज़ा माकूल नहीं थी उसके लिए। उसे हैवानियत वाली सज़ा देनी चाहिए थी और इस पर कोर्ट में और भी हियरिंग्स चलती रहेंगी। मैं एक ऐसा बच्चा बन गया जो इस एरिया का हीरो कहलाया। एक ऐसे शातिर हत्यारे को मारा जो किसी को बख्शता नहीं था, जो सबूत तक नहीं छोड़ता था और उस खंडहर में लोगों को दफनाता था, खोपड़ियाँ वहाँ इकट्ठी करता था और वहाँ तक कोई पहुँच तक ना पाता था। आज भी मैं उस घटना को याद करता हूँ तो सिहरन सी दौड़ जाती है ज़िंदगी में। मेरी सांसें रुकने लगती हैं। आज भी याद आती है हैलोवीन की वो रात, जिसे डरावनी रात कहा जाता है। मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा खौफनाक रात थी और सबक भी दे गई। जब भी आप पर हमला होता है तो आपको खुद की रक्षा पहले करनी चाहिए, लेकिन अगर रास्ता ना बचे, हथियार उठाना गलत नहीं होता। आत्मरक्षा करना आपका सच्चा धर्म होना चाहिए।